इससे पहले हमने चिरसम्मत विचारधारा पढ़ी थी, जो क्लासिकल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम आधुनिक विचारधारा यानी मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जो मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में, तो पिछले 40-50 साल अगर हम पीछे की बात करें तो बहुत से इन 40-50 सालों में बहुत से विद्वान आए, बहुत से वैज्ञानिक आए या फॉरेनर आए, जिन्होंने मॉनसून के बारे में काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी उनके ऊपर काफ़ी चर्चाएं की ताकि हमें मॉनसून के बारे में पता चल सके। तो इन विद्वानों में फैलोन बहुत ही फेमस जो विद्वान थे, फलोन, थॉमसन, फ्रोस्ट, ईन, हवांग, ताकाहाशी, पोलमैन, न्यूटन, ये फॉरेन के जो विशेषज्ञ कह सकते हैं या वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने आधुनिक विचारधारा में अपना योगदान दिया। कुछ विद्वान यहाँ पर हम भारतीय भी हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पी काटेश्वर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कुछ और विद्वान थे जैसे कृष्णन रमन, रामनाथन कृष्णमूर्ति, रामारत्ना, रामास्वामी, अनंत कृष्णन, ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने मॉनसून पवनों की उत्पत्ति के सही कारण ढूंढने में अपना योगदान दिया। जो आधुनिक विचारधारा है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें दो थ्योरियाँ आती हैं। एक थ्योरी है एयर मास थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायुराशि विचारधारा, और जो दूसरी थ्योरी है उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम यानी जेट प्रवाह विचारधारा। एयर मासेस जो थ्योरी है, जिसे हम वायुराशि विचारधारा कहते हैं, ये मॉनसून पवनों के साथ चलती है और इनका जो संबंध है वो वर्षा की मात्रा के साथ संबंध है। इस थ्योरी को समझने से पहले अगर हम बात करें, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है यानी रोटेट करती है, तो एक फोर्स उस समय उत्पन्न होता है। उस फोर्स को हम कहते हैं कोर्लिसिस फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन शक्ति। ये कोर्लिसिस जो फोर्स है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कोई भी जो जैसे बहने वाली जो चीज़, जैसे पानी हो गया, जैसे वायु हो गया, उस पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हवा भी है, वो भी प्रभावित होने वाली यानी बहती रहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, तो उससे उसका प्रभाव भी पड़ता है। कोर्लिसिस बल का इन हवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है ये ध्यान रखना। ये हमारे जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो आधा ऊपर का भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो आधा भाग जो दक्षिण का है उसे दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। जैसे ऊपर वाला जो भाग है नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण वाला जो भाग है सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अकॉर्डिंग, कोर्लिसिस बल के अकॉर्डिंग, जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपने दाएं तरफ ही मुड़ेगी, यानी अपने राइट साइड में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिण गोलार्ध में है, हवाएं बाएं तरफ मुड़ेगी। यानी इस बल की वजह से हवाओं की क्या दिशा में परिवर्तन आता है। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो राइट साइड यानी दाएं तरफ हवाएं मुड़ जाती है, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो बाएं तरफ क्या है, ये हवाएं मुड़ जाती है। इस मैप को हम इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम में जो ये हवाएं हैं, ये जो पूरे पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं को दिखा रहे हैं। जो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जोन में जो हवाएं चलती है उसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व पवनी। और जो दक्षिण का भाग है यानी दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो हवाएं चलती है उन्हें हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवने, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब ये देखो, इनको नाम क्यों दिया गया नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। और इन्हें साउथ ईस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दक्षिण से और किस डायरेक्शन से आ रही है? पूर्व से। ये जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ईस्ट, ये हिस्सा है वो वेस्ट, ये हिस्सा नॉर्थ है और ये है साउथ। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट से क्या है,
ये हवाएं आ रही है इसलिए इसको क्या नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं, और जो ये हवाएं हैं साउथ ईस्ट से आ रही है इसलिए इसको साउथ विंड्स कहते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि वैसे तो ये सीधे ही आनी थी, लेकिन ये अपने किस साइड मुड़ गई है, अपने राइट साइड मुड़ गई है। क्यों, किसकी वजह से, कोलिसिस बल की वजह से। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है ये अपने बाएं तरफ मुड़ गई है, किस बल की वजह से, कोलिसिस बल की वजह से। जहाँ पर ये हवाएं टकराती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ITCZ। तो आपको ये ध्यान रखना ITCZ क्या होता है, एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन ITCZ। और जिसे हम हिंदी में अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इंटर का होता है अंत, ट्रॉपिकल होता है उष्ण, कन्वर्ट्स होता है अभिसरण है टकराने वाला, जोन यानी क्षेत्र। इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन को हम क्या कहते हैं, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। और ये हवाएं क्या है, कहाँ पर दोनों व्यापारिक जो पवनें ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड है वो कौन से क्षेत्र में टकराती है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन से टकराती है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखना है, ये ITCZ है, ये ऋतु के अनुसार क्या है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में इस जो ये कन्वर्ज जोन है ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ हो जाता है, उत्तर की तरफ हो जाता है, और सर्दियों में क्या है ये थोड़ा सा दक्षिण में हो जाता है। यानी इस जो बेल्ट है ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन की, ये क्या है, इसमें परिवर्तन आता रहता है। और ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है, ये ऋतुओं की वजह से ये परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो सूर्य कहाँ पर चमक रहा है, कर्क रेखा पर। तो ITCZ कहाँ पर, सूर्य की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या इसका बदलाव आता है इसकी स्थिति में। तो जहाँ सूर्य अगर उत्तर की तरफ चमक रहा है तो ITCZ भी क्या उत्तर की ओर खिसकेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने यहाँ आपको ये बताया कि जो गर्मियों के समय जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर चमकता है। तो अगर हम ये बात करें, ये 0 डिग्री है यानी इक्वेटर है, और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो जब सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, ये हमारा सूर्य, तो सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो जो ITCZ है वो किस ओर खिसक जाएगी, थोड़ी सी उत्तर, यानी 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। कितने डिग्री का फर्क पड़ेगा, 5 डिग्री। तो ये जो दक्षिण जो पूर्वी व्यापारिक पवनी है ये क्या कर रही है, इक्वेटर को पार कर रही है, क्योंकि ITC जो टकराने वाला क्षेत्र है वो 5 डिग्री कहाँ चला गया, उत्तर की तरफ चला गया। जब 5 डिग्री उत्तर की तरफ चला गया यानी इस क्षेत्र पे अब ये बेल्ट आ गई है ITCZ की, तो हवाओं ने किसको पार कर लिया, इक्वेटर को पार कर लिया। ठीक है, और इक्वेटर को पार करते हुए हवाएं किस हेमिस्फीयर में आ गई, नदरन हेमिस्फीयर में आ गई। और मैंने आपको बताया कि नदरन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जब जैसे ही हवाएं एंटर करेगी, इनकी डायरेक्शन में क्या है, कोलिसिस बल की वजह से क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये हवाएं क्या है, ऐसे चल रही थी, और इक्वेटर को जैसे ये पार करेगी इन हवाओं की क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हवाएं क्या उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ जाती है, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ जाएगी। यानी ये हवाएं ऐसे जा रही थी, ये हवाएं ऐसे जा रही थी, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर को पार करते ही ये कोलिसिस बल लगा और ये हवाओं की डायरेक्शन क्या हो गई, इसके दाएं तरफ यानी राइट साइड। तो यही हवाएं क्या कहलाती है, यानी आप इसका ध्यान रखना कि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यही किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों में परिवर्तित हो जाएगी। यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं।
यहाँ 1951 में ब्रिम्स नाम का एक विद्वान था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी कंपेंडियम ऑफ मेट्रोलॉजी, ये बुक का नाम है। उन्होंने क्या कहा कि व्यापारिक पवनों को ही उन्होंने किसका नाम दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का नाम दिया, यानी विस्थापित यानी परिवर्तित हुई जो दक्षिण व्यापारिक पवनें हैं वही क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं। तो जो वायुराशि विचारधारा है, एयर मासेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पे तो एक फोर्स उत्पन्न होता है, कोलिसिस बल, और इसी बल की वजह से क्या है, जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों में परिवर्तित हो जाएगी। फैलोन की जो विचारधारा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैलोन की विचारधारा, और इसका पूरा नाम है एच फैलोन, और ये कहाँ का था, जर्मन का था। मौसम ब्यूरो से इससे संबंध था, और इसने जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो पहले वाली थ्योरी थी, उसको उसने कम्प्लीटली इग्नोर किया। उसने कहा, उसने अपने अपने नए विचार प्रस्तुत किए। उसने क्या कहा कि जब ITCZ नॉर्थ की तरफ खिसकती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसे हम नदरन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्स जोन कह देते हैं, NITCZ, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। तो जब ये ITCZ नॉर्थ की तरफ अगर ये मूव करती है तो इसे NITCZ कहते हैं, और जैसे ही जो व्यापारिक पवनी है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी है, भूमध्य रेखा को पार करती है तो ये व्यापारिक पवनी न होकर कौन सी पवनी हो जाएगी, भूमध्य रेखीय पवनी हो जाएगी, और इसी को ही उन्होंने किसका नाम दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनी कहा। यानी सेम कंसेप्ट है जो एयर मासेस थ्योरी का है, बस इन्होंने क्या है, नाम चेंज कर दिया हवाओं का, कि जो भूमध्य रेखीय पवनें हैं वो ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं। यहाँ हम पी काटेश्वर जो भारत के हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और उन्होंने एक 1958 में विश्व का मानसून विषय में भाग लेते हुए उसने ईस्टर्न जेट स्ट्रीम के बारे में उन्होंने अपने एक लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने मानसून की उत्पत्ति के बारे में अपने नए कंसेप्ट अपने प्रस्तुत किए। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मानसून की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तिब्बत के पठार से होती है। यानी मानसून पवनें किस वजह से उत्पन्न होती है, तिब्बत का जो पठार है, आपको पता है तिब्बत का पठार है, उसकी हाइट क्या है, लगभग 4 किलोमीटर इसकी हाइट है, और बहुत बड़े एरिया में 45 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। और गर्मियों में क्या है, ये जो पठार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आसपास के क्षेत्र से इसका तापमान क्या थोड़ा ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आसपास के क्षेत्र से इसका तापमान कितना ज़्यादा होता है, 2 से 3 डिग्री तापमान होता है। तो ये जब वो एरिया जब गर्म हो जाता है तो हवाएं जैसे उसके संपर्क में आती है तो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर हवाएं क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। लगभग क्या है, सौरमंडल के ऊपरी भाग सौरमंडल की जो हाइट है वो एवरेज 13 किलोमीटर है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, यानी ऊपरी भाग यानी 9 से 10 किलोमीटर की हाइट तक हवाएं ऊपर उठती है, और फिर ये हाइट इतनी हाइट तक ऊपर उठने के बाद ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में तीव्र गति से चलती है, ठीक है। और ये जो हवाएं हैं वो किस भाग में उतरेगी, दक्षिण का जो भारत का दक्षिण का भाग है वहाँ ठंडी होकर नीचे उतरेगी, और यही जो हवाएं हैं वो किसका रूप लेकर भारत की तरफ प्रभावित होगी, दक्षिण पश्चिम पवनों के रूप में क्या है, भारत की ओर प्रभावित होगी और खूब बारिश करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि तिब्बत का जो पठार है वो इन हवाओं को क्या है लाने में मदद करता है, इन हवाओं को क्या है जो पावर देता है, जिसकी वजह से ये हवाएं क्या भारत की तरफ आती है और बारिश करती है।